हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से स्वागत है। गांधी जी का उदय भारत के राजनीतिक पटल पे हो चुका है। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वो कई आंदोलनों में शरीक हो चुके हैं और सफलतापूर्वक उसको अंजाम दे चुके हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेड़ा का किसान आंदोलन। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी की प्रसिद्धि भारत में पूरी तरीके से फैल जाती है। साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, पृष्ठभूमि हैं कई, जैसे कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, फिर भी उसको एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजी शासन के द्वारा लाया गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक स्पेशल पावर दिया गया था कि वो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और ये गिरफ्तारी कितने भी समय के लिए हो सकती है, अर्थात अनंत काल के लिए भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये एक काला कानून था जिसका कि विरोध हुआ। उसके विरोध में भारत के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए। एक रॉलेट सत्याग्रह भी होता है जिसका डेट निर्धारित किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। इसी प्रकार से फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 भारतीय मारे गए थे, लेकिन जो एक्चुअल मरने वालों की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो हजारों में थी संख्या और क्रूरतापूर्वक मारा गया था। मारने के पीछे का कारण यही था कि अंग्रेजी शासन भारतीयों को एक सबक सिखलाना चाहती थी, डंडे के बल पर अपने शासन को मजबूत करना चाहती थी, डंडे के बल पे शासन करना चाहती थी, भारतीयों को एक तरीके से कह लें कि वो डराना चाहती थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है और उसमें 2 डायर होते हैं। एक डायर जो है वो जनरल ओ डायर जिन्हें कहा जाता है और वो पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और दूसरे जो छोटे डायर जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है वहाँ का पुलिस प्रशासक अमृतसर का। जिस दिन घटना घटती है वो छोटे डायर गोली चलाने की परमिशन देते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि जब तक गोलियां खत्म ना हो तब तक गोली चलती रहनी चाहिए। इतनी क्रूरता पूर्वक भारतीयों को मारा गया था। तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो है कई नेता पूरे भारत के स्तर पे इसका विरोध होता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं और भी लोगों के द्वारा कई उपाधियां वापस किया जाता है ब्रिटिश सरकार के विरोध के एक प्रतीक के रूप में। तो ये चीजें होती है। साथ में ये भी होता है कि करीब 21 वर्षों के बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में ही जनरल ओडायर को उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार से उन्होंने बदला लिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड का। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद एक और पृष्ठभूमि में जो बात आती है वो है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन एक असफल आंदोलन था। असफल इसलिए भी था क्योंकि इसका जो संबंध भारत से नहीं था, बल्कि ये एक धार्मिक आंदोलन था मुस्लिमों का, जिसका कि महात्मा गांधी जो है सहयोग करते हैं। इस आंदोलन में क्या होता है तो 2 कमेटियां बनाई जाती है। एक केंद्रीय खिलाफत कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं हजरत मुहानी, और ये पहले बनती है कमेटी। और दूसरी जो कमेटी बनती है अखिल भारतीय स्तर की कमेटी होती है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और इसकी एक बैठक या कह लें कि अधिवेशन दिल्ली में आयोजित की जाती है और उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं। तो खिलाफत आंदोलन असफल होता है। अब इन सारी चीज़ों का हम आकलन करें तो उसी में एक और भी महत्वपूर्ण बात है
कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो रहा था तो शुरू होने के पहले अंग्रेजों ने काफ़ी प्रयास किया था कि भारतीयों का सहयोग उन्हें प्राप्त हो, और भारतीय सहयोग भी करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और तिलक जो हैं खुलकर सहयोग करते हैं, और ब्रिटेन के पक्ष में या इंग्लैंड के पक्ष में भारतीयों के बीच एक माहौल बनाते हैं। अंग्रेज लोग भी ऐसा आश्वासन देते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी जो कि स्वशासन की तरह का है। स्वशासन का एक प्रलोभन भी दिया जाता है। तो भारतीय इस उम्मीद में थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को स्वराज या स्वशासन दे दिया जाएगा, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। भारतीयों को स्वराज नहीं दिया जाता, स्वशासन की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद उस समय एक एक्ट लाया जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 का, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या के नाम से भी जाना जाता है। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे की वीडियो में, उसको आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो उस भारत शासन अधिनियम में मुख्य रूप से जो सबसे मूल बिंदु था वो ये था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। एक्ट में इसका प्रावधान तो किया जाता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। शासन प्रशासन जो है उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा होता है। भारतीयों को उसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों की नीति, दमनकारी नीति ही चलती रहती है। जैसे कि रॉलेट एक्ट वो लेकर आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, किसानों और मजदूरों में बहुत बड़ा एक रोष था। कर व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी वो शोषणकारी कर व्यवस्था थी, तो उससे किसान और मजदूर नाराज थे। तो समाज का अगर कह ले तो हर एक वर्ग निराश हो चुका था, और ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीतिक पटल पर महात्मा गांधी का उभार होता है और वो एक आशा की नई किरण बनकर उभरते हैं। वो अब निर्णय लेते हैं कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाना होगा, और अंततः वो निर्णय ले भी लेते हैं और असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय होता है। यह आंदोलन चलाया जाता है 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। करीब 1.5 साल तक यह आंदोलन चलाया जाता है, और इसके संबंध में बहुत सारे फैक्ट हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी। तो जो डेट निर्धारित होता है कि किस डेट को असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, शुरुआत की जाएगी, तो वो डेट निर्धारित किया जाता है 1 अगस्त 1920 को। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी तारीख को 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस में एक हताशा छाता है। फिर भी ये आंदोलन चलाया जाता है, शुरुआत इसकी हो जाती है। तिलक की स्मृति में एक स्वराज फंड भी बनाया जाता है, और स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए का फंड अरेंजमेंट करने की बात होती है कि इतने का फंड बनाया जाएगा, और 6 महीने में ये लक्ष्य रखा जाता है कि 1 करोड़ का फंड जो है या कोष एकत्रित कर लिया जाएगा, और वो कलेक्शन हो भी जाता है। तो ये चीजें हैं। अब असहयोग आंदोलन जो चलाया जाता है उसका तरीका क्या होता है, महात्मा गांधी इसके संबंध में क्या तरीका या रूपरेखा क्या तैयार करते हैं। तो मुख्य रूप से 2-3 बातें थी। पहली जो बात थी वो ये था कि अहिंसा के माध्यम से ही आंदोलन को चलाना है, अर्थात किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधि में भाग नहीं लेना है। अर्थात सरकारी जो मशीनरी होती है उसके चिन्हों को किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जाएगा, उन पर हिंसक कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी की हत्या नहीं की जाएगी, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को चलाया जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो है कि बहिष्कार का। तो बहिष्कार किस चीज का? तो बहिष्कार बहुत सारी चीजों का किया जाता है। जैसे कि
19 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि यह अंग्रेज लोग भी ऐसा महसूस करते थे कि भारत पर शासन भारतीयों के सहयोग के बिना असंभव है। तो इस चीज को गांधी जी भी समझते हैं और इसी चीज को वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि भारतीय जो हैं वो किसी भी तरीके से अंग्रेजी सत्ता के साथ में सहयोग नहीं करेंगे। अब इसके लिए तरीका अपनाया जाता है कि छात्र जो हैं वो कॉलेज और स्कूल का बहिष्कार कर दें, जाना छोड़ दे, शिक्षक जो हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना छोड़ दे, वकील जो हैं वो अदालतों का बहिष्कार करें और अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी जो है सो अपने कार्य का बहिष्कार करें। तो इस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता को, प्रशासन को पूरी तरीके से पंगु बनाने की ये रणनीति थी। उसके साथ में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात थी कि जैसे सूती कपड़ा ही नहीं आता है, जितनी भी विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है और खास करके इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उसके बदले में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जब आंदोलन आगे चलता है तो बहिष्कार बड़े पैमाने पे किया जाता है, छात्रों के द्वारा किया जाता है, शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, वकीलों के द्वारा किया जाता है। कई जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं तो वो अपने कार्यालय में काम करना छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता एक प्रकार से पंगु बन गई थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, यह बहिष्कार भी सफल होता है। कई जगह जो कपड़ों की होली जलाई जाती है। अब इसी के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना भी की कि कपड़ों को जलाया जाना यह निष्ठुर, कपड़ों की होली निष्ठुर बर्बादी है। उसके बाद महात्मा गांधी ने जो मंत्र दिया था उसमें उनका ये कहना था कि इस तरीके से अगर हम 1 साल तक आंदोलन को चला लेते हैं तो अंग्रेजी शासन भारत को छोड़कर चली जाएगी और वो हमें स्वराज या स्वशासन दे देगी। इस बात का CR दास, चित्तरंजन दास जो हैं वो विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों को अभी तक समझे नहीं हैं, वो इतने मजबूर नहीं हो सकते अंग्रेज लोग और इतनी आसानी से वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ बातें भी आती हैं। अब गांधी जी का जो तरीका होता है, शुरुआत कैसे होती है, तो शुरुआत होती है कि सबसे पहले तो गांधी जी अपने 3 जो उनको दिए गए थे, उपाधियां दिए गए थे अंग्रेजी सरकार की तरफ से, एक कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के तरफ से कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इसको वो लौटा देते हैं। साथ में उनको 2 और पदक मिलते हैं और वो पदक मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, एक जूलू और बोवर पदक, उसे भी वापस कर देते हैं। छात्र, शिक्षक और वकील तो बहिष्कार में हिस्सा लेते ही हैं। किसान लोग खास करके अवध में हैं, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन चलाया जाता है। मोपाला विद्रोह इसी के साथ जुड़ जाता है। मोपाला विद्रोह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। केरल में एक किसान आंदोलन चलता है तो वो असहयोग आंदोलन के साथ ही चल जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में आंदोलन एक समाप्त पे पहुंचता है। उसके पहले कांग्रेस की रणनीति क्या होती है इसको भी हम जान लेते हैं। तो कांग्रेस की जो रणनीति होती है, इसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 1920 ईस्वी में, और वो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, और उसमें असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। और ये ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और उनकी बहुत दिली इच्छा थी कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो कांग्रेस का नेतृत्व करे। तो उनकी इच्छाओं को सम्मान देने के लिए लाला लाजपत राय को यहाँ पे
विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी जाती है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा जाता है। उसके बाद इस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को सिर्फ रखा जाता है, पारित नहीं किया जाता है। उसके बाद कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हर एक साल होता है वो दिसंबर में पहले की तरह होता है नागपुर में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं विजय राघवाचारी। इस नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है लिखित रूप से। तो प्रस्ताव पारित हो चुका अब नागपुर के विशेष अधिवेशन में, और आंदोलन चलता है। सभी वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंग्रेजी सत्ता जो है सो एक तरीके से लाचार हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे लाचार जरूर होती है, लेकिन अंग्रेजी सत्ता झुकती नहीं है। वो भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार स्वशासन देने को तैयार नहीं होती है। अब भारतीयों में भी निराशा छाने लगती है, आम लोगों में भी एक निराशा छाने लगती है कि कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक किसी चीज का बहिष्कार कर सकता है, कि विदेशी वस्तुओं का अगर बहिष्कार किया जाएगा तो उसके बदले में स्वदेशी जो है उतनी चीजें उपलब्ध नहीं है। हालांकि गांधी जी का यह आह्वान था कि विदेशी वस्तुओं का जो हम बहिष्कार कर रहे हैं तो उसके बदले में स्वदेशी वस्तुओं का चलन बढ़ाया जाए, उसका उपयोग लोग करना शुरू करें। अब इसके लिए जैसे कपड़ा के लिए तो खादी का प्रचलन होता है, या अन्य भी स्वदेशी वस्तुएं चलती है। अंग्रेजी सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा घट जाता है क्योंकि आयात में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है, इसके बावजूद भी आम लोगों में एक निराशा तो आने लगती है, और खासकर के नेताओं में भी ये निराशा आने लगती है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि आम लोगों को जब परेशानी शुरू होती है तो कई हिंसक घटनाएं भी होने लगती है, जैसे कि चोरी, डकैती, हत्या, या कई जगह पे जो चिन्ह होते हैं, शासकीय जो चिन्ह हैं, उन पर हमला किया जाता है। इस तरीके की चीजें होने लगती है। तो छिटपुट रूप से लगभग हर एक जगह ये घटनाएं होती है, लेकिन गांधी जी इसको एक तरीके से कह लें कि नजरअंदाज करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन होता है, और वहाँ पे पुलिस थाना भी, रेलवे स्टेशन भी होता है चौरी चौरा के पास में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे पुलिस चौकी और आंदोलनकारियों के बीच में एक झड़प होती है। पहले तो बहस होती है, अब आंदोलनकारी पहले से ही गुस्से में होते हैं, तो वो अंततः क्या करते हैं कि पूरे आंदोलनकारी जुट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिसकर्मी बचने के लिए अपने आप को रूम में बंद कर लेते हैं, तो आंदोलनकारी उस रूम में आग लगा देते हैं, और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। जब ये घटना घटती है उस समय महात्मा गांधी जो हैं वो बारदोली में होते हैं। गुजरात का बारदोली वो जगह है, और चौरी चौरा वाली जो घटना घटी थी वो 5 फरवरी 1922 को घटी थी। गांधी जी बारदोली में होते हैं। वहीं पे कांग्रेस के अन्य नेता लोग भी पहुंचते हैं, और एक मीटिंग बुलाई जाती है बारदोली में, और उसमें महात्मा गांधी ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये आंदोलन अब हिंसक आंदोलन हो चुका है। और शुरू में ही ये बात उन्होंने कही थी कि आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक होना चाहिए, लेकिन जब ये हिंसक रूप लेता है तो वो इस आंदोलन को और आगे चलाने के पक्ष में नहीं होते हैं। अंततः 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। जब आंदोलन समाप्त होता है उसके बाद एक लोगों में एक और निराशा छाती है। कई जो कांग्रेसी नेता है वो इसके विरोध में कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। उनमें से जो प्रमुख नेता है वो नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट होते हैं, शंकरन नायर होते हैं, बिपिन चंद्र पाल होते हैं, मोहम्मद अली जीना होते हैं। ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। गांधी जी के कदम का अर्थात असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया, इसका समर्थन करते हैं मोतीलाल नेहरू और अली बंधु। उसके बाद
डॉक्टर मुंजे और नलिनी सेनगुप्ता ये बहुत ज्यादा विरोध करते हैं गांधी जी के इस कदम को, और उनके विरोध में एक प्रस्ताव भी लाया जाता है, और ये प्रस्ताव लाया जाता है डॉक्टर मुंजे और नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा, और ये प्रस्ताव पारित भी किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस इसमें एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हिमालय के क्षेत्र में कोई अगर घटना घट गई तो उसकी सजा कन्याकुमारी में स्थित किसी गांव को क्यों दिया जाए, ये आंदोलन को क्यों स्थगित किया। तो इस तरीके की प्रतिक्रिया अलग अलग नेताओं के द्वारा दी गई थी। अंततः आंदोलन तो वापस हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे इस आंदोलन के दरमियान जो पहली गिरफ्तारी हुई थी अली बंधु की हुई थी। शौकत अली जो होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति होते हैं। अब बात उठती है कि जब ये आंदोलन जब समाप्त किया गया तो उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी या नेता लोग क्या करेंगे, आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। तो इसके लिए एक रचनात्मक कार्य को करने का एक बीड़ा उठाया जाता है, और सभी नेताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि जब तक कोई आंदोलन नहीं चलाया जाता है तब तक समाज में रचनात्मक कार्य किए जाएं। तो रचनात्मक कार्य किस तरीके के हैं होने चाहिए, तो वो जैसे चरखा चलाना, खादी कपड़ों का जो है लोगों में उसका प्रयोग को बढ़ावा देना, मद्य निषेध के लिए काम करना, जो पंचायती या स्थानीय जो संगठन होते हैं उसको मजबूत करना। तो ये इन सब चीजों में रचनात्मक कार्यों में भाग लेने की बात की गई। चरखा और स्कूल कॉलेज को बढ़ावा देना है। स्कूल कॉलेज किस तरीके से, तो स्थानीय लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले जो भारतीयों के द्वारा स्कूल कॉलेज चलाए जाते हैं उसको बढ़ावा देना है। और इसी बीच में जो है कई जो है स्कूल कॉलेज भी खुले हैं, जैसे कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, इनकी स्थापना इसी समय में हुई थी, और ये इसी का नतीजा था। रचनात्मक कार्य किए जाने थे, या उसके पीछे सोच ये भी थी कि अगर ये आंदोलन जब चलाया गया था, शुरुआत जब की गई थी तो छात्रों से आह्वान किया गया था, शिक्षकों से बहिष्कार का आह्वान किया गया था। तो जो शिक्षक और छात्र स्कूल या कॉलेज का बहिष्कार करेंगे तो वो अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, या अध्यापक लोग जो हैं वो कहाँ पढ़ाएंगे, उनकी जीविका का क्या होगा। तो इसके लिए जो है सो भारतीयों के द्वारा स्कूल और कॉलेज चलाने की बात की गई थी, और उसी के अंतर्गत ये कुछ कॉलेज खोले गए थे और कुछ स्कूल खोले गए थे। महात्मा गांधी के साथ क्या किया जाता है तो वो भी देख लेते हैं। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहमदाबाद से गिरफ्तारी होती है उनकी। उसके बाद वहां के अहमदाबाद के कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाया जाता है, और जो जज होते हैं वो होते हैं ब्रूमफील्ड, और महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। और ये 6 वर्ष अगर देखेंगे तो 22 और 6 28 में उनको जेल से बाहर निकलना था, लेकिन 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। और वो कारण जो होता है स्वास्थ्य का कारण होता है कि महात्मा गांधी का स्वास्थ्य काफी ज्यादा गिर गया था, उसकी वजह से स्वास्थ्य के आधार पे उनको छोड़ दिया जाता है, उनकी सजा माफ कर दी जाती है और वो जेल से छूटकर आ जाते हैं। उसके बाद इस कांड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात थी कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता होगी वो तो कार्रवाई करेगी। तो लोगों पर कार्रवाई किए गए, मुकदमे तय किए गए अभियुक्तों के ऊपर, और अंग्रेजी शासन करीब 100 लोगों को चिन्हित करके उनको फांसी देना चाहती थी। उन पर मुकदमा जब चलाया जाता है तो अभियुक्तों के जो वकील होते हैं वो मदन मोहन मालवीय होते हैं, और वो अभियुक्तों की पैरवी करते हैं और बचा लेते हैं अभियुक्तों को वो बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं
असहयोग आंदोलन आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं स्वराज पार्टी पर कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई और इसके पीछे के कारण क्या थे। तो दोस्तों, पीछे के जो कई कारण थे, एक तो ये था कि असहयोग आंदोलन जो है वो असमय वापस ले लिया जाता है। इससे भारतीयों में एक निराशा का भाव आता है और खास करके कई नेता भी इसकी आलोचना करते हैं और चित्तरंजन दास भी उसमें से एक होते हैं। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये जो नेता होते हैं, इनकी ये इच्छा होती है कि 1923 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव होने होते हैं। तो इनकी जो प्लानिंग होती है वो है कि चुनावों में भाग लिया जाए और भाग लेकर जनप्रतिनिधि जो पहुंचेंगे वो असहयोग की नीति अपनाएंगे, अर्थात सरकार के साथ जो भी काम होते हैं सरकार के कामों में वो अड़ंगा डालेंगे। और गांधी जी की जो असहयोग आंदोलन जो सफल हुआ तो इसी नीति को वो आगे बढ़ाएंगे। अब इसके लिए क्या होता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान भी किया गया था कि चुनाव करवाए जाएंगे। तो वो चुनाव 1923 में होने थे। तो इस चुनाव में भाग लेने की बात होती है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है। 1922 ईस्वी में वो अधिवेशन होता है। ये बिहार के गया में अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता दीनबंधु चित्तरंजन दास करते हैं। तो वो चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। तो इससे चित्तरंजन दास काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वो इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि अंततः वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम स्वराज पार्टी होता है। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में किया गया था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास होते हैं और सचिव बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। बाद में कुछ अन्य नेता भी इससे जुड़ते हैं स्वराज पार्टी के साथ में। उसमें मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, ये विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, हकीम अजमल, श्रीनिवास अयंगर, ये सब हिस्सा लेते हैं इस पार्टी में कि अन्य सदस्य होते हैं। उद्देश्य तो वही होता है 1923 के चुनाव में भाग लेकर असहयोग की नीति अपनाना और अंग्रेजी सत्ता को मजबूर करना, उससे काम करने नहीं देना, अड़ंगे की नीति को अपनाना और स्वराज की प्राप्ति। स्वराज पार्टी ही नाम रखा गया है, तो भारतीयों के लिए स्वराज की प्राप्ति इनका लक्ष्य होता है। अब हम आते हैं कि चुनाव से जुड़े हुए कांग्रेस में एक मतभेद था। एक गुट ऐसा था जो कि चुनाव में भाग लेना चाहता था। तो वो भाग लेना तो जाहिर सी बात है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। तो इस गुट को कहा गया परिवर्तनवादी गुट। दूसरा एक और गुट होता है जो कि चुनाव में भाग लेने का विरोधी होता है। इस गुट को अपरिवर्तनवादी गुट कहा जाता है और इस गुट के जो मुख्य सदस्य होते हैं राजेंद्र प्रसाद होते हैं, उसके बाद राजा जी अर्थात कि सी राजगोपालाचारी होते हैं, उसके बाद विट्ठल भाई पटेल होते हैं, श्रीनिवास अयंगर होते हैं, अहमद अंसारी होते हैं, उसके बाद एनजी रंगा होते हैं। जब ये चीजें हो जाती है तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस में एक विभाजन की रेखा खींच जाती है और ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस जो है सो वो विभाजित हो जाएगी। तब नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में एक मंथन चलता है और ये विचार बनता है कि स्वराज पार्टी जो बात कह रही है उसमें तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से वापस ले लिया गया है, कोई सरकार के विरुद्ध अन्य कोई आंदोलन चल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय प्रतिनिधि विधान मंडलों में पहुंचते हैं या अन्य निकायों में पहुंचते हैं तो इसमें गलती क्या है, वहां पे अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या गलती है। अब इन सब मंथनों के बाद एक निश्चय होता है
कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। वैसी परिस्थिति में 1923 ईस्वी में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को कांग्रेस का समर्थन दे दिया जाता है। अब पार्टी तो एक बन गई, तो उस स्वराज पार्टी को कांग्रेस का समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। तो अंततः यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नवंबर 1923 में चुनाव होते हैं और सेंट्रल असेंबली में केंद्रीय विधानमंडल के लिए जो 101 सीट थे, उसमें से 42 सीटें स्वराज पार्टी ने जीती। प्रांतीय चुनाव की अगर बात करें तो बंगाल, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में ये पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। पंजाब में और मद्रास में इनका प्रदर्शन खराब होता है। प्रदर्शन खराब होने का कारण होता है कि वहां पे पहले से ही एक कह लें कि विभाजनकारी नीति चली आ रही थी, और वो विभाजनकारी जो नीति थी कि दक्षिण में एक हरिजनों को एक तरीके से आरक्षण दिया गया था। उसके बाद पंजाब की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम अधिसंख्यक में थे, बहुसंख्यक में थे, तो वहाँ पे इनका प्रदर्शन खराब होता है। और इन सब जगहों में स्थिति इनकी स्वराज पार्टी की काफी अच्छी होती है। इसका नतीजा देखिए कि क्या होता है। सीआरडी अर्थात चितरंजन दास खुद जो है कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं, मोतीलाल नेहरू संयुक्त प्रांत से चुने जाते हैं, विठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर चुने जाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले विरोध कर रहे थे वो भी समर्थन करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और पटना नगर निगम के मेयर चुने जाते हैं। अब स्वराज पार्टी के सदस्य जब चुनकर विधानमंडलों में पहुंच जाते हैं और अलग अलग नगर पालिकाओं में मेयर बन के जब पहुंचते हैं तो वो सरकार की नाक में दम कर देते हैं। जितने भी वो एक्ट या कानून लेकर आते हैं या जो योजनाएं लेकर आते हैं, सारी योजनाओं का विरोध किया जाता है। स्थिति ये होती है कि जितने भी बजट लाए गए उन सारे बजटों को स्वराज पार्टी के सदस्यों ने रोक दिया, लेकिन गवर्नर जनरल के पास में एक विशेष पावर दिया गया था कि वो विशेष पावर के तहत उस बजट को पास करवा सकते हैं। तो हमेशा जो है सो गवर्नर जनरल उस पावर का इस्तेमाल करते हैं और बजट को किसी तरीके से पास करवाया जाता है। अब नतीजा क्या होता है कि सरकार झुकने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से असहयोग की नीति अपनाकर सरकार को एक तरीके से स्वराज पार्टी ने पंगु बना दिया था। अब इसका नतीजा क्या होता है कि दोनों स्वराज पार्टी और सरकार के बीच में एक वार्तालाप होती है। वार्तालाप में इनका मांग होता है कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाए और एक कमीशन गठित किया जाए। कमीशन किस चीज के लिए गठित किया जाए? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी और 10 साल के बाद एक कमेटी गठित की जाएगी। वो कमेटी ये देखेगी, इन चीजों की समीक्षा करेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन जो है वो उसकी स्थिति क्या है, वो जो काम कर रही है वो कितना विकसित हुआ है, किस स्तर तक उसका फायदा हुआ है। इसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जाना है। तो स्वराज पार्टी उसका मांग करती है। गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित करने की मांग होती है, उसमें यह होता है कि टेबल जो है 2 तरीके का होता है। जो मीटिंग होती है तो एक रेक्टेंगुलर आयताकार टेबल होती है, जैसे इस तरीके की टेबल होती है। तो इसमें इस जगह पे जो वो व्यक्ति बैठता है वो अध्यक्षता करता है, और इधर बैठने वाले जो सदस्य होते हैं वो जो है सो अन्य सदस्य होते हैं, और ये हेड होता है। तो यहाँ पे है कि बराबरी वाली बात नहीं है, लेकिन राउंड टेबल में सारे व्यक्ति जो हैं वो बराबर है। तो इसलिए गोलमेज सम्मेलन की मांग की गई। बाद में ये पूरी भी की जाती है, जैसा कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है लंदन में। बाद के वर्षों में वो हम देखेंगे।
कमीशन की भी बात की जाती है गठित करने की, और वो कमीशन बाद में साइमन कमीशन के रूप में आता है भारत में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या किया जाता है, तो विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है, इतनी बड़ी पदवी दी जाती है। उसके बाद एक मुंडी मैन कमेटी बनाई जाती है, जिसमें बजट पे जो रोक लगा रही थी स्वराज पार्टी, तो बजट के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक जो है मुंडी मैन कमेटी बनाई जाती है। इसके पीछे तर्क होता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन वो उत्तरदायी शासन है कहाँ। स्वराज पार्टी जब अड़ंगा डाल रही है, उसके बाद भी वो बजट को पारित किया जा रहा है, वो काम उसी रफ्तार से किए जा रहे हैं। कोई भी एक्ट जो अंग्रेजों की इच्छा होती है, वो वैसा कानून वो पारित करके उसी तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, वो स्वायत्तता कहाँ है, तो वो अंग्रेजी शासन के चरित्र को इन्होंने उजागर किया। उसके बाद एक स्क्रीन कमेटी बनाई जाती है। एंड्रयू स्क्रीन एक व्यक्ति होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो सेना के भारतीयकरण के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, और इसमें मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को सदस्य के रूप में लिया गया था। जब पूरे शबाब पर होती है स्वराज पार्टी, तो 1925 में दुर्भाग्यवश चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद स्वराज पार्टी जो है उसका जो कार्य करने का तरीका होता है, काम करने का तरीका होता है, वो कुछ धीमा पड़ जाता है, और जो सदस्य होते हैं उनमें भी एक सत्ता की जो दुर्बलताएं होती हैं, वो दुर्बलताएं उन सदस्यों में भी आने लगती है। तो उनका संघर्ष का जो तरीका पहले होता है वो बदल जाता है, और वो कई मामलों में अंग्रेजों का साथ देते हैं, उस तरीके से पुरजोर विरोध नहीं करते हैं। अंततः जोश में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है स्वराज पार्टी में, और 1926 आते आते ये सारे सदस्य विधान मंडलों से वापिस हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और वो अपने आप को वापिस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्वराज पार्टी का योगदान और भूमिका आप लोग समझे होंगे। अब इसी बीच में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1924 की, गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, और 1924 में उन्हें रिहा किया जाता है। तो जब वो रिहा होकर आते हैं, तो वो स्वराज पार्टी को समर्थन भी देते हैं। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाकर स्वराज पार्टी को समर्थन की बात की गई थी। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस और स्वराज पार्टी में शुरू में जो कुछ दूरियां थी, तो उसको मिटाने के लिए अब स्वराज पार्टी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावशाली होने लगती है। तो वैसी स्थिति में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता होता है, जिसे कि गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में क्या था, तो असहयोग आंदोलन को, असहयोग के तरीके को, स्वराज पार्टी ने असहयोग का तरीका ही अपनाया था, उसको राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बनाया जाएगा, ऐसा समझौता होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही हिस्सा है। स्वराज पार्टी कोई इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं है, स्वतंत्र पार्टी नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस के अंतर्गत ही रहकर और कांग्रेस के अनुसार ही काम करेगी, ऐसा प्रावधान होता है। उसके बाद एक और बात होती है कि रचनात्मक काम किए जाएंगे, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, चरखा को और खादी को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा दोनों में समझौता होता है। इन बिंदुओं पे बहुत सारी बिंदुएं होते हैं, लेकिन ये तीन जो है सो महत्वपूर्ण बिंदु है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको तुरंत से मिल जाए। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।